स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ काउंसलिंग या परामर्शन के प्रकार की बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने परामर्शन के लक्ष्य के बारे में बात किया था, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके लक्ष्य क्या होते हैं। तो इस क्लास में हम कितने टाइप्स होते हैं इनकी बात करेंगे और एक मेन टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं परामर्शन के प्रकार। तो परामर्शन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग या निर्देशीय परामर्शन, दूसरा होता है आपका नॉन डायरेक्टिव या अनिर्देशीय परामर्शन, और तीसरा होता है समाहारक या इलिसिट काउंसलिंग। अभी जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है, अब मैं एक लाइन में तीनों को बता दे रहा हूँ। डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो मेन लीड रोल में होता है, वो जो काउंसलर होता है वो लीड रोल में होता है। ठीक है, काउंसलर ही मेन होता है, वही जो बताता है उसको करना रहता है। नॉन डायरेक्टिव में जो क्लाइंट है, जो काउंसलिंग लेने आया है, वो मेन रोल में रहता है, वो लीड रोल में रहता है। उसके ऊपर ज़्यादातर चीज़ें छोड़ दी जाती हैं कि आप देखिए आपके लिए क्या सही है, आपके पास ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। अब इस रास्ते में से आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, उसका चुनाव आप खुद करिए। ठीक, जो समाहारक है, इलिसिट है, उसमें दोनों को मिक्स करके किया जाता है। मतलब वहां पर डायरेक्टिव और डायरेक्टिव दोनों मिले हुए होते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग की, और इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे वो थे विलियमसन। इसके मुख्य प्रवर्तक विलियमसन थे, और इसमें परामर्शदाता मतलब परामर्श देने वाला को अधिक महत्व दिया जाता है, तथा प्रार्थी या परामर्श लेने वाले का सेकेंडरी स्थान होता है, गौण स्थान होता है, मतलब वो सेकंड नंबर पे रखा जाता है उसको। इसमें मुख्य उत्तरदायित्व विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त परामर्शदाता का है। मतलब जो मेन रोल होता है वो परामर्शदाता का होता है, जो कि ट्रेनिंग लेकर आया है परामर्श देने। इसमें परामर्शदाता स्वयं के दृष्टिकोण और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। मतलब जो परामर्शदाता है, ध्यान से सुनिएगा कि जो परामर्शदाता होता है वो स्वयं के दृष्टिकोण, मतलब उसको क्या लग रहा है और उसकी क्या भावनाएं हैं आपकी समस्या को लेकर, उनको वो स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। और वह प्रायः कुछ प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर संक्षिप्त हो सकते हैं। परामर्श लेने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति और भावनाओं को प्रकट करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। मतलब इसमें जो व्यक्ति परामर्श ले रहा है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है कि वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताए, अपनी भावनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करे। इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है। जो परामर्शदाता होता है वो एक विशेषज्ञ के तौर पर नेतृत्व करता है। जैसे इस टाइप के परामर्शन स्कूल्स में या कॉलेज लेवल पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह रहता है कि जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा लीड करने के लिए नहीं दिया जाता है। जो परामर्शन है, उसमें जो काउंसलर है वही लीड करता है, वही समझाता है, वही सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, परामर्श दाता एक विशेषज्ञ के तौर पर नेतृत्व करता है और मूल्यांकन करके स्वयं ही सुझाव देता है। मतलब वो सुझाव भी स्वयं देता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब इसके चरण क्या होता है, जो इस परामर्शन के चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्ति के बारे में सूचनाएं, आंकड़े, साक्षात्कार, आत्मकथा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। मतलब एक जैसे व्यक्ति आया परामर्श लेने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं हम या तो उससे पूछते हैं, उसका साक्षात्कार करके, या उसकी जो आत्मकथा है उसके बारे में जानते हैं, या हम किसी मनोवैज्ञानिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। लाइक कोई टेस्ट हो गया, कोई परीक्षण हो गया, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, या बिग 5 फैक्टर हो गया, या 16 PF हो गया, या एंजाइटी टेस्ट हो गया। इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर उसको देते हैं भरने के लिए। जैसे आप सभी प्रैक्टिकल करते हैं तो क्वेश्चनायर फिल करते हैं, तो उस टाइप की क्वेश्चनायर हम उनको देते हैं, वो फिल करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या चाहता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या समस्याएं चल रही है। इन आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद हम केस हिस्ट्री विधि का उपयोग करके एक पूरा उसकी केस बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। अब इसमें जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए
उन आंकड़ों का संगठन किया जाता है जिससे विद्यार्थियों के गुणों, समायोजन और कुसमायोजन की स्थिति का पता लगाया जा सके। मतलब जो हमें डेटा मिला, उस डेटा को हम एनालाइज करने के बाद ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है, विद्यार्थियों के अंदर गुण कितने हैं, वो कितना समायोजित हो रहे हैं, अपने आप को कितना एडजस्ट कर ले जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, और कितना नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस की स्टेज आती है, जहां पर व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त समस्या के रूप में दिए गए आंकड़ों की व्याख्या करना है। मतलब जो आंकड़े आए अब उसको व्याख्या किया जा रहा है। कैसे? तो यहाँ पर विद्यार्थियों की विशेषताओं, उनके जो दायित्व हैं, उनकी जो दुर्बलताएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को दर्शाता है। और निदान के मुख्य रूप से 3 पद होते हैं, टर्म होते हैं कि समस्या की पहचान करना, समस्या के कारण का पहचान करना और पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है। अब पूर्व अनुमान क्या होता है? तो इसमें छात्रों की समस्याओं के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है कि अच्छा अभी इसके साथ ये समस्या है, तो भविष्य में अगर इस समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में ये समस्या इस रूप में बदल सकती है या ये समस्याएं इस तरीके से और बढ़ सकती है, इसका पता लगाया जाता है। ठीक है। यह प्रार्थी और परामर्शदाता के मध्य सहयोग के रूप में चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब यहाँ पर जो काउंसली है और जो काउंसलर है, दोनों आपस में सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है परामर्श या उपचार। अब यहाँ पर अभी तो हम जानकारी ले रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, डायग्नोस कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे कि अच्छा जो समस्या पता चल गई, अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो इसके अंतर्गत परामर्शदाता प्रार्थी के समायोजन के लिए उचित कदम उठाता है। मतलब यहाँ पर जैसे लीड रोल में कौन है? लीड रोल में यहाँ पर काउंसलर है, तो वही बताता है कि तुम्हें कौन सा उचित कदम उठाना है। ठीक। इसमें कई प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति स्वयं ही देता है। जो काउंसली है, जो काउंसलिंग लेने आया है, वो स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर देता है। अब लास्ट में आता है फॉलोअप, जिससे काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है तो हम फॉलोअप करते हैं उसका। इसमें परामर्शन की प्रक्रिया का प्रभावशाली मूल्यांकन किया जाता है कि जो परामर्शन हुआ वो किस हद तक हुआ, उसका क्या इफेक्ट रहा, और उसकी परामर्शन लेने के बाद जो विद्यार्थी है उसके अंदर क्या क्या उपलब्धियां डेवलप हुई, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अब इस परामर्शन की कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसमें परामर्शदाता मुख्य और सक्रिय भूमिका निभाता है, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होता है उसको पता नहीं होता है कि मेरे लिए क्या सही है, तो परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाकर उसको बताता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की समस्या केंद्र बिंदु होती है, न कि व्यक्ति। मतलब यहाँ पर व्यक्ति पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर वो इंसाइट ज़्यादा डेवलप किया जाए, नहीं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। परामर्शदाता विद्यार्थियों को आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराता है। जो परामर्शदाता है वो लिमिटेड और नेसेसरी, जो आवश्यक है और सीमित सूचनाओं से ही उसको अवगत कराता है। किसको? जो परामर्श लेने आया है। इस परामर्श की प्रक्रिया में व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष की ओर अधिक स्थान दिया जाता है। मतलब इसमें जो परामर्श है उसमें व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसमें प्रत्यक्ष तथा प्रभावशाली विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई दे रहे हैं और प्रभावशाली भी है, उन विधियों का यूज किया जा रहा है। और इसमें व्यक्ति परामर्शदाता के निर्देशों के अधीन काम करता है। मतलब वो अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता है, जो परामर्शदाता बताता है उसी के अनुरूप उसे ज़्यादातर काम करने होते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। किसके अंतर्गत? परामर्श में जो फर्स्ट टाइप है निर्देशीय परामर्श, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें देखा हमने कि परामर्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, निर्देशीय, अनिर्देशीय और समाहारक। निर्देशीय परामर्शन में मुख्य रूप से जो काउंसलर है वो लीड करता है। काउंसली जो परामर्श लेने आया है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन डायरेक्टिव
काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।